कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अश्विनी शर्मा। आज आपसे हम बातचीत करेंगे गर्मियों के मौसम में होने वाले संक्रामक रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भारती जी, मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और ये अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अश्विनी, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में संक्रामक रोग ज़्यादा देखने को क्यों मिलते हैं? जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने भारती जी। जैसे हम गर्मी मौसम की जब बात करते हैं, अगर मैं एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से अगर देखता हूं तो इस मौसम में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है हमारे वातावरण में। जैसे हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ का जो टेम्परेचर होता है वह कहीं ना कहीं 8 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है। तो गर्मियों के समय में जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए है वो कहीं ना कहीं 30 से 40 डिग्री के बीच में होता है। तो जब हमारे वातावरण में फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत तरीके के संक्रामक रोग से हमें ग्रसित होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसलिए ये थोड़ा सा एक बहुत नाजुक समय रहता है जब हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमें निरोगी जीवन व्यतीत करना है। तो इस दौरान एक तो तापमान में वृद्धि होती है और चूंकि अब बारिश भी होने लगी है डॉक्टर अश्विनी शर्मा, तो नमी का स्तर भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल, जैसे बैक्टीरिया को गर्मी चाहिए होती है, वैसे ही अगर वातावरण में नमी बढ़ जाए तो फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और फंगस से होने वाले रोगों की पेशेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं और हमारे वातावरण इसके लिए बहुत ही आइडियल हो जाता है गर्मियों के साथ अगर नमी आ जाए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है गर्मियों में और खासकर बारिशों के मौसम में। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स के लिए। जी, तो सबसे पहले कौन सा वो रोग है जिसके होने की ज़्यादा संभावना है? वैसे पहले हम रोग की बात ना करके खाद्य विषाक्तता की बात कर दे, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जी देखिए, फूड पॉइजनिंग जैसे मैंने कहा एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जो कि अगर खाना हमने सही समय से उसको स्टोर नहीं किया, उसको हमने बाहर छोड़ दिया, 5-6 घंटे छोड़ दिया, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वही जो दूषित खाना है अगर वो किसी ने सेवन कर लिया तो उसको फूड पॉइजनिंग या डायरिया, डिसेंट्री इस टाइप के रोग होने की संभावना उन पेशेंट्स में बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पका हुआ हो और अगर पहले पका हुआ है तो अच्छे से उसको स्टोर किया हुआ हो। तो दूषित भोजन इसका प्रमुख कारण है। डॉक्टर साहब, क्या दूषित पानी भी इसका कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे गर्मियों के बाद जैसे आपने बारिशों की बात करी, अगर जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो ड्रेन्स होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो उससे हमारे जो दूषित पानी है वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में, हमारी सड़कों में, हमारे पाँव वगैरह में आ जाता है। तो अगर वो दूषित पानी जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा या आदमियों के मल से या जानवरों के मल से अगर दूषित हो, कहीं ना कहीं अगर वो हमारे खाने में किसी तरह पहुंच जाता है और हम उसका सेवन कर लेते हैं तो हम उस बीमारी से, जो बैक्टीरिया है उसमें, उस बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो बहुत कॉमन है, जैसे हम डायरिया की बात करते हैं, डिसेंट्री की बात करते हैं, तो ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो हमें गर्मियों में और बारिशों के मौसम में जो देखने को मिलती है। तो इसमें लक्षण क्या है, जो प्रारंभिक लक्षण प्रकट होंगे? देखिए, डायरिया, डिसेंट्री के हम सब जानते ही हैं, जैसे लूज मोशंस होना, बार बार दस्त आना, पेट में दर्द होना, बुखार होना, उल्टी होना, उल्टी जैसा मन होना, नौसिया जैसे हम कहते हैं। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं जो हमें डायरिया, डिसेंट्री में देखने को मिलते हैं। कभी कभी मल के रस्ते से खून आ जाता है जिसको हम डिसेंट्री कहते हैं। तो ये सारी बीमारियों के लक्षण हैं जो कि हमें दूषित खाना और या दूषित पानी पीने की वजह से हो जाता है। जी, अब बात करते हैं टाइफाइड की। डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड का रोग क्या है और ये गर्मियों और बरसात में ही ज्यादा को देखने को मिलता है? टाइफॉइड एक बीमारी है जो इसको हम आंतों का बुखार भी कहते हैं। ये सैल्मोनेला टाइफी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसके सेवन या हमारे खाने में अगर वो दूषित हो जाता है सैल्मोनेला टाइफी से तो हमें बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, दैट मीन्स कि जो फीको ओरल रूट से फैलता है, मतलब आदमियों के मल से अगर हमारा खाना या पानी किसी तरह दूषित हो जाता है तो वो एक स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और टाइफाइड बीमारी हो जाती है। टाइफाइड बीमारी बेसिकली तो अपना जो असर है वो शो कर देती है, उसमें बुखार होना, पेट में दर्द होना, उल्टी, दस्त वगैरह, पर कभी कभी वो सब क्लिनिकल केस में रहती है कि पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, उसको कहीं ना कहीं वो फैला रहा होता है अपने मल के द्वारा। तो इसलिए एक बार टाइफाइड हो जाता है तो वो उसका जो पेशेंट है वो कहीं और नए पेशेंट्स को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो पहले था, टाइफाइड मैरी का एग्जाम्पल था। जब से ये शुरू हुआ है तो
उस को देखते हुए बड़ा ध्यान से हमें रहना पड़ता है कि एक पेशेंट बहुत सारे पेशेंट्स को संक्रमित कर सकता है अपने दूषित मल के द्वारा। टाइफाइड का एक बुखार भी है, क्या वो एक निश्चित अवधि में आता है? यस, जो टाइफाइड के बुखार को हम कहते हैं मियादी बुखार भी कहते हैं, जो कि शाम के वक्त हमें ज्यादा पेशेंट को फील करना होता है। सुबह के टाइम पेशेंट उतना फील नहीं कर पाता, हालांकि कमजोरी जरूर बनी रहती है, पर शाम के वक्त धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि धीरे धीरे फिर सुबह के समय थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो बुखार इसका प्रमुख लक्षण है, लेकिन इसके अलावा और क्या लक्षण है? जैसे मैंने अभी बताया, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, वीकनेस होना, कभी कभी हेडेक होना, ये सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं। कभी कभी जीभ पे एक सफेद परत भी जम जाती है, वो भी टाइफाइड का लक्षण होता है। तो इसका उपचार क्या है डॉक्टर अश्विनी? इसका एंटीबायोटिक्स होती है हमारे पास, जिनका कोर्स करते हैं 2 से 3 हफ्ते का इसका कोर्स चलता है। तो वो मैं जन साधारण से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको लगता है कि उनको टाइफाइड रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, तो अपने आसपास के डॉक्टर से कोई भी चिकित्सीय परामर्श जरूर लें। तो एक तो आपने दवा की बात की, इसमें खान पान किस तरह का होना चाहिए? जी, खान पान बहुत सिंपल होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है खान पान बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो भी है पानी का सोर्स है वो या तो बॉइल्ड वाटर आप लीजिए या आरओ का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी खाना है बाहर का खाना ना खाएं, खासकर गर्मियों में और बारिशों में। अपने घर का जो साफ बना हुआ खाना है उसी का सेवन करें, और पानी का भी ध्यान रखें। डॉक्टर अश्विनी, क्या जो जंक फूड आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की संभावना है कि वो भी संक्रमित हो सकता है? जी बिल्कुल, जंक फूड का जो मेन जो परेशानी जो है जंक फूड के साथ, वो ये है कि वो कभी कभी अच्छे तरीके से पका नहीं होता है। तो अगर जंक फूड जैसे पका नहीं है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो मरता नहीं है, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो आपके खान पान में आ जाएगा और आपको संक्रमित कर देगा। अब एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी है जिसकी चर्चा आम तौर पर होती है इस मौसम में, उसे कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये क्या है डॉक्टर अश्विनी? गैस्ट्रोएंटराइटिस एक इन्फेक्शन है जो हमारे आंतों का और पेट के इन्फेक्शन को हम गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। ये बेसिकली एक वर्ड जो है, ये 2 वर्ड से बना है, गैस्ट्रो और एंटराइटिस। गैस्ट्रो मतलब पेट, एंटराइटिस मतलब आंतों का इन्फेक्शन। तो पेट और आंतों का अगर इन्फेक्शन हमें आता है तो हम उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। मुख्य लक्षण फिर से इसके वही हैं। गैस्ट्राइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग, और एंटराइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं दस्त होना या दस्त में खून आना। तो अगर ये किसी हमारे पेशेंट में दोनों सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हम उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस का केस मान लेते हैं। हम यदि टाइफाइड की बात करें और गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात करें तो लक्षण बहुत कॉमन से लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ खास जांच है जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये टाइफाइड ही है? जी, टाइफाइड के हमारे पास 2 जांचें मुख्य तौर पर हम कराते हैं। एक होता है विडाल टेस्ट होता है, और एक होता है टाइफीडॉट, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबिन्स आईजीजी और आईजीएम देखते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस बेसिकली एक सिम्टम्स हम उसको इंक्लूड करके हम बनाते हैं उसका डायग्नोसिस, जो कि बल्कि टाइफाइड जो है वो एक बना हुआ डायग्नोसिस है, जिसमें हमें पता होता है कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, और वो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। बाकी गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत सारी चीजों से हो सकता है, वो इन्फेक्टिव भी हो सकता है, वो नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकता है। जी, ये तो हमने बात की बैक्टीरियल और वायरल बीमारियों की। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हीट स्ट्रोक भी देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है हीट स्ट्रोक से एक आम श्रोता क्या समझे? हीट स्ट्रोक आजकल जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर हमारा 20-30 होता था, आजकल वो 40 पार हो गया है। तो हीट स्ट्रोक बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर 37, जैसे हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर वो 40 डिग्री या उससे ऊपर को हो जाए तो हम हीट स्ट्रोक उसको कहते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसमें अगर सही समय पे इलाज ना मिल पाए तो जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग में पेशेंट बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में आ जाता है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, कभी कभी चक्कर आके बेहोश होना, और शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, और मल्टी ऑर्गन फेलियर और इवन स्ट्रोक भी होने के चांसेस बन जाते हैं। जी, तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? सबसे मेन बात का ध्यान रखना है कि एक तो जब अगर बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इंडोर्स ही रहें, घर के अंदर ही रहें। पानी का सेवन करना है, 3 लीटर के ऊपर आपने सेवन करना है पानी का, और जितना हो सके थोड़े से ढीले कपड़े पहनने हैं, और जहां भी हवा चल रही है हमें एरी एनवायरनमेंट में रहना है, पंखे के अंदर में रहना है, और बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, मलेरिया और डेंगू इनकी आमद हो चुकी है और सरकारी तौर पर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
तो पहले डेंगू की बात कर लेते हैं कि ये क्या है और आने वाले समय में किस तरह का एहतियात हमारे श्रोता बरतें हैं, क्योंकि खास तौर से जब हम देहरादून की बात करते हैं तो ये डेंगू के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण यहाँ पर मिलता है। देखिए, जो हम डेंगू की बात करते हैं बेसिकली एक वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित का मेरा कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप के मच्छर से ये फैलता है। डेंगू है बेसिकली एक वायरल डिजीज, बट मच्छर जो है एडीज इजिप्टाई जो मच्छर है ये उसके कारण फैलता है। अगर ये मच्छर हमारे वातावरण में है तभी डेंगू बीमारी फैल सकती है, अगर वो नहीं है तो वो वातावरण में नहीं फैलेगी। अब मुख्य बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जो एडीज इजिप्टाई मच्छर जो है ये आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में फैलता है, जैसे कूलर में हो गया, आपके बाहर गमले हो गए, या बाहर पड़े टायर हो गए। इवन अगर एक छोटा सा प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन है, उसमें ढक्कन उल्टा पड़ा है, उसमें पानी इकट्ठा है, तो उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक भी डेंगू फैलाने वाला मच्छर अगर हमारे वातावरण में है तो वो एक छोटे से ढक्कन के पानी में भी वो पनप सकता है और हमारे वातावरण में फैल सकता है। तो हमें आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर है उसको अपने आसपास के एरिया में नहीं जमा होने देना है। तो कहीं ना कहीं जब मच्छर ही नहीं रहेगा तो डेंगू भी नहीं फैलेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। इस मच्छर की कोई खास पहचान है डॉक्टर अश्विनी? इसको हम थोड़ा टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं। तो अगर हमें देखते हैं कि अगर कोई मच्छर है जिसपे स्ट्राइप्स हैं, वाइट स्ट्राइप्स हैं, तो इसलिए हम उसको पहचान सकते हैं कि ये एडीज इजिप्टाई है और डेंगू फैला सकता है। बाकी इस मच्छर की विशेषता ये होती है कि ये सुबह के टाइम ही ज्यादा काटते हैं, बट आजकल जैसे हम घर में लाइटें, ट्यूबलाइट्स जल रही होती हैं, तो ये आजकल हमने देखा है कि ये मच्छर जो है ये शाम के वक्त भी बहुत एक्टिव हमने देखे हैं। अब लक्षणों की बात करते हैं, तो प्रारंभिक लक्षण क्या है यदि डेंगू मच्छर ने काट लिया? प्रारंभिक लक्षण जो एक वायरल डिजीज के होते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर आपको आ जाता है, कमजोरी हो जाती है और हेडेक होता है। हेडेक में भी खासकर होता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, दैट मीन्स हमारे आंखों के पीछे बहुत पेन होता है। पेशेंट को आंखें इधर उधर देखने में भी दिक्कत होती है, सर में दर्द होना, कमजोरी होना, और अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है या बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो खून जमने की प्रक्रिया होती है वो बहुत क्षीण हो जाती है। तो लैट्रिन और पेशाब में खून आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर मैं घरेलू उपचार की बात करूं तो सबसे पहले हमें इमोबिलाइजेशन करनी है। अगर किसी पेशेंट को डेंगू या उसके सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आप चिकित्सकीय परामर्श लें, डायग्नोसिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कम होती हैं, आमतौर पर जन साधारण ये समझता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाएं, बट मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हमें प्लेटलेट्स बढ़ाने से प्लेटलेट बचाने जरूरी हैं। और प्लेटलेट बचाना बहुत ही सरल है, जैसे कि आपने बहुत खूब सारा पानी पीना है, आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है और एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, बिल्कुल आपने लेट जाना है अपने बेड पे और पानी का सेवन करना है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। तो अगर आप ये दोनों चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं तो आपकी प्लेटलेट स्वतः ही अपने आप ही बच जाएंगी और धीरे धीरे ये 4 से 5 दिन में अपने आप ये जो डेंगू का डिजीज होता है ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है। तो हमें इन दोनों चीज का ध्यान रखना है। कॉफी चाय का सेवन हमें कम से कम करना है। पपीता हम अपने इसमें ले सकते हैं, अपने डाइट में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया, हम हॉस्पिटल में भी हम पेशेंट्स को ड्रिप लगाते हैं और बाकी ये सपोर्टिव थेरेपी दे रहे होते हैं। तो इससे बेटर है हम अपने घर पे ही खूब सारा पानी पिए, 3 लीटर से पानी पिए और रेस्ट करें, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट। कई ऐसी धारणाएं भी हैं लोगों में प्रचलित हैं कि बकरी का दूध और इस तरह की चीजें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि बकरी के दूध में इतना भी कुछ ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें प्लेटलेट बढ़ाने से प्लेटलेट बचाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक प्लेटलेट बनने और उसको मैच्योर होने में करीब 1 हफ्ते का समय लगता है, 5 से 7 दिन लगते हैं। तो उतने में तो हमारा डेंगू वैसे ही ट्रीटमेंट हो जाता है या सेल्फ लिमिट हो जाता है। तो हमें बचाना है उसको, तो बकरी का दूध ले सकते हैं, मना ही नहीं है। बट अगर हम सोचें कि बकरी का दूध पीने से हमारा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मैं कोई इसमें फ़र्क नहीं मान सकता। और मच्छर से बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम पूरे शरीर को ढक कर रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें पता ही है कि मच्छर से बचाव है। एक तो आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। जब भी आप निकले तो पूरे शरीर को ढक के निकले। और जो भी हमारे पास जो एंटी मॉस्किटो मेजर्स हैं, जैसे क्रीम होता है या कुछ स्प्रे होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि गर्मी और अब बरसात के मौसम में जो आम तौर पर संक्रामक रोग हो जाते हैं, उनका कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है और किस तरह से उनका उपचार किया जाता है और हमें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू भारती जी, धन्यवाद।